हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम ऋग्वैदिक काल की, वैदिक इरा की। आज भी ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे। आज के टॉपिक है हमारे पुरातात्विक स्रोत ऋग्वैदिक काल का, राजनीतिक व्यवस्था क्या रही ऋग्वैदिक काल में और न्याय व्यवस्था। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी धर्म से रिलेटेड फैक्ट्स की बात की थी। ओके, धर्म से रिलेटेड वाले फैक्ट में एक मिस्टेक हुई थी। क्या? जो इंद्र की बात कर रहे थे हम, पुंडरीक। ओके, तो पुंडरीक शब्द जो था वो क्या होता है? श्वेत वस्त्र धारण करने का होता है। उसकी उपाधि होती है इंद्र की पुंडरीक। ओके, इंद्र को देखेंगे कभी तो श्वेत वस्त्र हमेशा धारण किए रहते हैं। वहां पुरंदर लिखना था, किले मतलब किले को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? पुरंदर या पुरावेत्ता। तो मिस्टेक थी, उसको सही कर लेंगे। पुंडरीक का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला या कमल की डंडी कह सकते हैं, और किला तोड़ने वाला यानी पुरंदर। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत की, भाषा के आधार पर अगर जो अभिलेख हमें मिला है, साक्ष्य मिला है ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड, यानी कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, हमने बात की थी कब से? 1500 से 1000 बीसी। ओके, तो जो भाषा प्रचलित थी ऋग्वैदिक काल में या उससे रिलेटेड जो शाखाएं थी जो मिली हैं, वहाँ पर हिंद यूरोपीय भाषा यानी कि संस्कृत से मिला जुला रूप प्राप्त होता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में तो संस्कृत भाषा थी। तो जो 2200 बीसी से जो साक्ष्य मिला है इराक में हिंद यूरोपीय भाषा का, तो इससे ये पता चलता है कि उसकी ऋग्वैदिक काल की यानी कि आर्यों की एक शाखा क्या थी? इराक में भी विद्यमान थी। ओके, हिंद यूरोपीय भाषा याद रखेंगे, प्रचलित थी। नेक्स्ट जो है हिट्टाइट शाखा, आर्यों की एक शाखा थी हिट्टाइट शाखा। इसके भी अभिलेख मिला था अनातोलिया, तुर्की में। अनातोलिया कहाँ है? एशिया माइनर भी कहता है, या पश्चिमी एशिया की बात करें, तुर्की में हिट्टाइट शाखा थी, आर्यों की एक शाखा। उसके भी अभिलेख से ये साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं आर्यों की इस शाखा का। तीसरा जो है 1600 बीसी में इराक से आर्यों की एक शाखा का अभिलेख प्राप्त होता है, कस्साइट शाखा का। उस अभिलेख में कस्साइट शाखा के क्या है? प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं 1600 बीसी में। ओके, नेक्स्ट है मितन्नी शाखा 1400 बीसी। ये कहाँ है? सीरिया में। ये भी आर्यों की एक क्या थी? शाखा थी, ब्रांच कह सकते हैं, पेड़ों की जैसे शाखाएं होती हैं। ठीक है, मितन्नी शाखा सीरिया में, उसके अभिलेख मिले हैं 1400 बीसी से रिलेटेड, 1400 बीसी से रिलेटेड। ठीक है, और नेक्स्ट जो अभिलेख मिला है बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई लेख। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। 1400 बीसी में मध्य तुर्की की बात करें, माइनर एशिया, पश्चिमी एशिया में। तो ये जो लेख है मेनली क्या है? बोगज कोई एक संधि पत्र है। क्या है? बोगज कोई क्या है? एक संधि पत्र है। इस पे एक संधि पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह संधि, जाहिर सी बात है, दो पक्ष होंगे संधि करने वाले। बोगज कोई अभिलेख कौन कौन है? आर्यों की दो शाखाएं हैं। एक तो हम बात करें मितन्नी, और उस समय अनातोलिया में ही क्या था? एक और शाखा खत्ती। लंबा टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी। तो एक और शाखा बनती है खत्ती शाखा। ठीक है, तो खत्ती के याद रखेंगे, खत्ती शाखा और मितन्नी शाखा के मध्य क्या है? एक संधि पत्र है, यह अभिलेख बोगज कोई। ओके, दो कबीलों, राजाओं के बीच। और इस पर सबसे मेन बात है, इस पर गवाह बनाया गया है, गवाह के रूप में नाम लिखा है इन देवताओं का। कौन से देवता? जो ऋग्वैदिक काल में भारत में भी क्या थे? ये नाम मिलते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र। वहां पर नासत्य कहते थे, और नासत्य की पहचान जो की गई है ऋग्वैदिक काल में, आकाश के देवता जो हमने कल बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, अश्विन। ठीक है, अश्विन, इसका अश्विन से क्या सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो इस पर गवाह कौन है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ओके, ये लोग गवाह के रूप में इनका नाम मिलता है। तो इस आधार पर हम बात करते हैं क्या?
कहा जाता है कि आर्य क्या है, बाहर से आए, लोग ऐसा ही मानते हैं, आर्य बाहर से आए, उनकी एक शाखा थी। ठीक है। अगला जो क्षेत्र है भगवानपुरा कहाँ है, हरियाणा में, और पंजाब क्षेत्र से कुछ अवशेष मिले पुरातात्विक स्रोत, जिनका रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर जब समय ज्ञात किया गया तो वह समय कब निकला, 1600 से 1000 BC के बीच में। ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग की बात की थी हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी। पुराने जो जीवाश्म है उनकी आयु ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू, और मैक्सिमम हम 50,000 साल पीछे तक BC तक क्या है किसी भी जीवाश्म का कालक्रम या ईयर्स ज्ञात कर सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। याद रखेंगे 50,000 BC तक। तो ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं आर्यों के उपस्थित होने के 1500 BC से 1000 के BC के बीच में, उत्तर वैदिक काल के बाद भी 600 BC तक। ओके। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम इसमें पुरातात्विक स्रोत के बाद किसकी, विवाह संस्कार की। ठीक है। विवाह संस्कार की। तो जो विवाह संस्कार है उसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, 10th मंडल में। ठीक है। सूर्या सूक्त है, उसमें क्या है, सूर्या सूक्त। याद रखेंगे विवाह संस्कारों की बात जो है 10th मंडल है, सूर्या सूक्त 85 सूक्त जो नंबर का सूक्त है उसमें है 85, 50वां सूक्त, 85वां 85th सूक्त। 10वें मंडल में सूर्या सूक्त है विवाह के लिए, यानी कि इस सूक्त में विवाह की जो प्राचीनतम प्रणाली है वो दी गई है 10वें मंडल में। मेनली 10वां मंडल याद रखेंगे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, 50वां। ठीक है। और इसमें 47th मंत्र हैं। कितने हैं विवाह से रिलेटेड, 47th 47 मंत्र दिए गए हैं विवाह संपन्न कराने के। पता नहीं आज पंडित जी लोग 47 मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं, या तेजी से बाज के शुरू कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है। 47 मंत्र हैं ऋग्वैदिक काल में विवाह संपन्न कराने के। ओके। और इसमें 8 प्रकार के विवाहों की बात की गई, विवाह संस्कार की। 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। अलग अलग क्यों लिखे हैं, इधर जो लिखे हैं विवाह ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, ये समाज द्वारा स्वीकृत है। किसी भी तरह विवाह कीजिए, समाज में इन विवाहों को क्या है, मान्यता दी गई है। ओके। समाज स्वीकार कर लेता है, आज भी है, समाज स्वीकार करता है इनमें से कुछ विवाहों को, और इधर वाले को तो बिल्कुल भी समाज द्वारा स्वीकृत विवाह नहीं थे। गंधर्व यानी प्रेम विवाह आज भी स्वीकार नहीं है, कोई कर लेता है। ठीक है। तो ये जो 4 हैं, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच, समाज द्वारा स्वीकृत विवाह नहीं है ऋग्वैदिक काल में। और ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह यह समाज द्वारा स्वीकृत विवाह है। तो क्या है, इन चारों के बारे में हम जानते हैं बारी बारी। ब्रह्म विवाह, सबसे पहले ब्रह्म विवाह मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह इसी को माना जाता था। किसको, ब्रह्म विवाह को। क्यों माना जाएगा ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह, क्यों, क्योंकि जो कन्या है या जो वयस्क कन्या होती है, याद रखेंगे वयस्क कन्या का ही विवाह ऋग्वैदिक काल में है। बाल विवाह का साक्ष्य नहीं मिलता, बाल विवाह नहीं है ऋग्वैदिक काल में, कुरीतियां नहीं है ऋग्वैदिक काल में। इवन देवताओं से रिलेटेड भी 33 देवता की बात की हमने, लेकिन मूर्ति पूजा कहीं नहीं है। ठीक है। बहुदेववाद है, एकेश्वरवाद भी है, लेकिन स्वर्ग नरक जैसी ऐसी कोई भी अवधारणा ऋग्वैदिक काल में नहीं है। तो बाल विवाह नहीं है, यानी कि वयस्क विवाह हो रहा है। तो ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह इसलिए माना गया है, ब्रह्म विवाह के अंतर्गत उसे रखा गया है जो क्या है, माता पिता अपनी वयस्क कन्या का विवाह क्या करें, खुद वर चुने, खुद वर चुन कर क्या है, शादी करें, उसकी विवाह करें। ठीक है। माता पिता स्वयं वर चुनते हैं और विवाह करते हैं अपनी वयस्क कन्या का, इसलिए क्या ये सर्वश्रेष्ठ विवाह है। आज भी माता पिता द्वारा क्या है, कन्या विवाह चुना जाता है, फोटो जाती है। ठीक है। तो एक तरह से ब्रह्म विवाह क्या है, आज भी मान्य है। सेकंड विवाह दैव विवाह। दैव मतलब
जो पृथ्वी के देवता हैं पुरोहित, यज्ञ संपादित करने वाले पुरोहित, ठीक है, उनके साथ विवाह। जैसे कोई धार्मिक कार्य करना है घर में, मान लेते हैं वैदिक काल में यज्ञ संपादित कर रहे हैं, पंडित जी हैं, पुरोहित जी, पिताजी को पसंद आ गया, क्या हुआ, अपनी कन्या का विवाह क्या है, यज्ञ संपादित करने वाले पुरोहित के साथ कर दिए, ठीक है। तो दैव, उसे क्या कहते हैं, दैव विवाह। यज्ञ संपादित करने वाले पुरोहित के साथ अपनी वयस्क कन्या का विवाह करना माता पिता द्वारा, वह क्या है, दैव विवाह की श्रेणी में आता है, जो समाज द्वारा क्या मान्यता प्राप्त है। ओके, हालांकि आज ऐसा नहीं होता है, पंडित जी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पुरोहित सिर्फ किस धर्म का है, किस जाति का, वर्ण का है, ब्राह्मण। और आज अगर किसी SC ST OBC या जनरल में ही करें, यज्ञ संपादित कर रहे हैं और पिता द्वारा किया जाए, तो पुरोहित द्वारा ही क्या मना कर दिया जाएगा, क्यों, जाति व्यवस्था इतनी तगड़ी हो चुकी है यार। यहाँ लेकिन ऐसा जाति व्यवस्था कुछ नहीं था, वर्ण व्यवस्था है ही नहीं ऋग्वैदिक काल में। हालांकि उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में ऋग वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में नहीं है, ऋग्वेद काल में, ठीक है। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, इसमें जैसे आज क्या है, दहेज प्रथा है, विद्यमान, वैसे तो कानूनी रूप से नहीं है, इलीगल है, लेकिन लोग क्या है, अपनी पुत्री को 4 व्हीलर देते हैं, आजकल तो चलन है 4 व्हीलर, क्रेटा है, ब्रेजा स्विफ्ट डिजायर। इस विवाह में क्या था, उल्टा था ऋग्वैदिक काल में। लड़की को, यानी कि वर पक्ष द्वारा क्या है, वैश्य कन्या के माता पिता को क्या दिया जाता था, उस समय का क्रेटा कौन था, फॉर्चूनर कह लें, एक जोड़ी बैल और गाय, ठीक है। तो वर द्वारा जो है कन्या के माता पिता को एक जोड़ी बैल देते थे या गाय देते थे, देकर क्या है विवाह संपन्न किया जाता था, उसी को क्या कहते हैं, आर्ष विवाह, ठीक है। उल्टा दे रहे हैं लड़के वाले लड़की को, ठीक है, गाय बैल जो संसाधन उसमें प्रमुख थे। नेक्स्ट जो विवाह है, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता था, इसमें उल्टा था, ब्रह्म में क्या था, वैश्य कन्या के माता पिता वर चुनते थे, लेकिन प्रजापत्य विवाह में क्या, वर चुन रहा है कन्या, यानी कि वर स्वयं जाता था क्या है, और वैश्य कन्या के माता पिता से उसका हाथ मांग कर क्या है शादी करता था, ठीक है। यहाँ वर द्वारा या लड़के द्वारा क्या है, कन्या का हाथ मांगने का मतलब हुआ शादी करना, हाथ मांगना, खाली हाथ नहीं मांगना, ठीक है। तो प्रजापत्य विवाह में वर द्वारा कन्या का हाथ मांगा जाता था उसके माता पिता से, और शादी होती थी तो उसको भी मान्यता समाज द्वारा थी। तो ये हो गई ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह वैदिक काल में जो समाज द्वारा स्वीकृत थे। नेक्स्ट आते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, आज भी नहीं है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, लव मैरिज, आज भी होते हैं, लेकिन मान्यता क्या है, समाज में नहीं है। वैदिक काल में भी क्या था, प्रेम विवाह को मान्यता नहीं थी। असुर विवाह, असुर विवाह क्या था, धन देकर लड़की खरीदना। असुर मतलब, असुर देकर का विवाह क्या था, बांटा गया इन विवाहों को, जो जैसे विवाह करता था उसको नाम दिया गया असुर, राक्षस, पैशाच, ठीक है। तो असुर विवाह जो था, धन देकर शादी करना किसी लड़की से, या लड़की खरीदना, या माता पिता को पैसा देकर शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे विवाह को असुर विवाह कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, राक्षस विवाह। कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है कन्या से और शादी नहीं हो रही, तो क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान बन जाते हैं, संयोगिता का क्या करते हैं, अपहरण कर लेते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान क्या थे, खुद राजा थे, तो उनके लिए समाज में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन यहाँ पर पाबंदी है समाज में। वैदिक काल में राजा का कोई महत्व नहीं है, राजा सर्वे सर्वा नहीं है, राजा क्या है, पदच्युत किया जा सकता है सभा समिति द्वारा, उसको भी दंड नहीं है, दंड के अधीन है राजा। तो अगर कोई पृथ्वीराज चौहान बन के संयुक्ता का अपहरण करके शादी कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, राक्षस विवाह। अपहरण करके, कन्या का अपहरण करके शादी करना, राक्षस विवाह, ठीक है।
नेक्स्ट पैशाच विवाह। इसमें तो और अति हुए क्या, जबरदस्ती संबंध बनाकर कन्या के साथ विवाह करना। ओके, ये तो आज भी कहीं कहीं उपस्थित होता है, रेप के मैटर में आता है, रेप होता है, फिर क्या है, शादी करा दी जाती है कोर्ट के बाहर ही। ऐसे विवाह क्या है, पैशाच विवाह। ऋग्वैदिक काल में क्या करे थे, पैशाच विवाह। तो प्रेम विवाह, धन देकर, अपहरण करके और जबरदस्ती संबंध बनाकर विवाह करना क्या है, पैशाच विवाह। ये हो गए विवाह संस्कार। ऋग्वैदिक काल में 8 प्रकार के। मंडल याद रखेंगे, 10वें मंडल में समाज द्वारा स्वीकृत विवाह याद रखेंगे, और ये भी अस्वीकृत विवाह। सूर्या सूक्त, 47 मंत्र। ठीक है, ये तो होगी हमारी विवाह की बात। अब जो बात करेंगे हम किसकी, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की। क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, डायग्राम सामने है, सेंटर में दिख रहा है राजा, उस पर कंट्रोल कर रहे हैं कौन, सभा समिति और विदग्ध। ओके, कबीलाई शासन है, हमने पहले ही बात की है कि ऋग्वैदिक काल क्या है, ग्रामीण युगीन सभ्यता है, ग्राम है, गांवों में बसती है, कबीलों में बसती है। ठीक है, कबीलाई शासन है, पूरा जो राजनीतिक प्रशासन है इसका ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, लोगों से मिलकर जो जनपद बन रहा है, जन मतलब लोगों से मिलकर जन बनेगा पूरा। ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र कबीला, ठीक है, उसमें एक कुल है, यानी परिवार की बात कर रहे हैं, यानी परिवार क्रम है, ये परिवार का क्रम है। सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल है, किसी एक परिवार की बात कर रही है, एकल। उसके कुलप कहते थे, उसके क्या बोलते हैं, प्रमुख को। कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था, उसका प्रमुख ग्रामीणी होता था, और ग्रामों को मिलकर विश्व यानी कि जनपद लेवल पर उसको विश्वपति कहते थे। ठीक है, तो ये क्रम है कुलप, ग्रामीणी और विश्वपति, या कुल, ग्राम, विश्व। छोटी इकाई है, बड़ी इकाई विश्वपति की। राजा का अस्तित्व क्या है, शुरू हो जाएगा आपका ऋग्वैदिक काल में। तो राजा कैसा था, चुनाव होता था डेमोक्रेटिक रूप में, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी का चुना गया है। हालांकि जनता नहीं चुनी है, जनता ने चुना क्या है, सिर्फ अपने लिए एक सांसद, एमपी। यहां पर डायरेक्ट राजा चुना जा रहा है, जनता। ठीक है, देखेंगे कैसे, सभा और समिति में सभी लोग होते, जितने बालिक लोग होते थे, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग इसमें होते थे। ओके, यहां भी वयस्क की कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, तो जो राजा है, राजा का क्या है, चुनाव होता था, वहां पे इलेक्शन होता था। इलेक्शन कमीशन यही थे, सभा समिति। ओके, तो राजा का चुनाव होता था। आज तो बैलेट पेपर है, और क्या है, ईवीएम है। उस समय चुनाव कैसे होता था राजा का, एनी आइडिया? पत्ता, पत्ते या फूल, पेड़ों के पत्ते या पेड़ों के फूल, सबके पास एक एक होते थे। पत्ता ही क्या है, फूल ही क्या है, मतदान पत्र है। और कोई व्यवस्था तो थी नहीं, पेड़ ही थे चारों तरफ, पत्ता तोड़े। ठीक है, किसके पक्ष में देना है, किसके पक्ष में नहीं देना है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। तो मत पत्र क्या थे, पत्ते ही थे, फूल ही थे, इनके माध्यम से राजा का चुनाव किया जाता था। ठीक है, पत्तों और फूलों से। ओके, इस तरह तो राजा चुन लिया गया। तो राजा का काम जन की रक्षा करना, यानी लोगों की रक्षा करना, इसका काम था। राजा को पुरावेत्ता भी कहते थे। क्या कहते थे, पुरावेत्ता। जैसे आज है ना पुरावेत्ता, जो विद्वान होते हैं, खुदाई करते हैं, पुरावेत्ता कहते हैं। उनका काम ही क्या है, खोदना, तोड़ना, फोड़ना। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, पुरावेत्ता में किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, किलों को तोड़ने वाला राजा को कहा जाता था पुरावेत्ता। ओके, और राजा का जो पद था, जैसे उत्तर वैदिक काल में देखेंगे आनुवांशिक हो जाता है, दैवी भावना आती है कि ईश्वर ने चुना राजा। मध्यकाल में तो ऐसी बात आती, क्या जनता और ईश्वर के बीच में कौन है, राजा है, सल्तनत, सुल्तान है, बादशाह है, दैवी पद है राजा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या है, न तो पद आनुवांशिक है, न तो दैवीय माना गया है ईश्वर का। ठीक है, कर्मकांड नहीं है ऋग्वैदिक काल में। ये तो बात हो गई राजा से। राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था, राजा के 2 मुख्य कर्तव्य थे।
ये जो पूरा जनपद है, कबीला है, अगर किसी के साथ युद्ध हो रहा दूसरे कबीले के साथ बाहर से, उसका नेतृत्व करना क्या है? राजा का मुख्य कर्तव्य, भले से युद्ध में मरे या जिए। ठीक है, युद्ध में अपने जन का नेतृत्व करना पहला मुख्य कर्तव्य है। दूसरा जो कर्तव्य है सबसे अच्छा, बेस्ट, आज नहीं हो सकता, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका समान अनुपात में वितरण करना सभी लोगों में, यह सुनिश्चित करना राजा का कर्तव्य है। प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, हालांकि कृषि पहला प्रमुख नहीं है ऋग्वेद में, पहले स्थान पर क्या है? पशुपालन है। इसलिए देखेंगे गाय से रिलेटेड हमें कुल की भी मिलता है, दूरी मापते हैं, समय मापते हैं, जैसे गोधूली जब सूर्य और रात के, गोयुति दूरी मापते हैं। गाय ये मुख्य है, पशुपालन क्या है यहाँ पर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कृषि है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि पहले नंबर पर आ जाती है। तो राजा का दो मुख्य कर्तव्य, युद्ध में अपने जन का, अपने कबीले का नेतृत्व करना, और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या है? समान अनुपात में वितरण करना या सुनिश्चित करना किसका काम है? राजा का। ठीक है, और दूसरी बात, ये तो हो गया इसके मुख्य कर्तव्य। जो विशेषाधिकार वर्ग हैं इस वक्त, जैसे सभा में हुए या समिति में हुए, विधत में हुए, उसका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करता था राजा। ओके, बाद के वर्षों में देखेंगे जो विशेषाधिकार वर्ग हैं उनको ही अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाता था, सुल्तानों द्वारा, बादशाहों द्वारा या राजाओं द्वारा। लेकिन यहाँ पर विशेषाधिकार वर्ग का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं किया जाता राजा द्वारा। ठीक है, बाद में कॉन्सेप्ट बना कि सभी भूमि का मालिक कौन है? राजा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में भूमि का मालिक राजा नहीं है, जनता है, जन है, सभी लोग हैं। ओके, इसका नेतृत्व, इसका बस दो ही काम है, उत्पादन का वितरण करना और युद्ध में भाग लेना, नेतृत्व करना। पर दूसरी चीज, जैसे आज मोदी जी टैक्स लगा सकते हैं, मेरा जनता से पूछे कि पूछा जाता है कोई भी टैक्स लगाना हो, कृषि कल्याण कर, स्वच्छता कर, ऐसा माना जाता है डेमोक्रेटिक में जनता ने चुन लिया एक बार तो जनता का ही मन है। राजा क्या है? टैक्स भी नहीं लगा सकता अपनी मर्जी से। यह कौन निर्धारित करेगा? सभा समिति। ठीक है, विधत टैक्स भी नहीं लगा सकता कि अपने जीवन यापन के लिए क्या करे, टैक्स लगा दे। टैक्स था उसमें, बलि नाम से मिलता है कहीं कहीं, लेकिन ये स्वेच्छा से था कि जनता क्या है, लोग स्वेच्छा से जो दे रहे हैं उसके, उसे पैसा दे रहे हो, फल फूल दे रहे हो, दूध दही मक्खन, पशुपालन ज़्यादा जाहिर सी बात है, दूध दही मक्खन अनाज स्वेच्छा से दे रहे हैं, उसी पर इसका जीवन निर्भर है, राजा और राजा के परिवार का। टैक्स नहीं लगा सकता, याद रखेंगे। आज तो टैक्स मोदी जी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, राजा को पदच्युत किया जा सकता था। ठीक है, पदच्युत हटाया जा सकता था सभा समिति द्वारा। किन आधार पर? टाइम पीरियड है 1500 से 1000, तो कुछ परंपराएं विकसित हुई होंगी राजा के लिए। अगर वो परंपरा के अनुसार क्या है, काम नहीं कर रहा है, अपना उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रहा है, या शास्त्र के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उस हिसाब से उत्तरदायित्व का नहीं निभा रहा है, तो सभा और समिति मिलकर क्या है, ये दोनों मिलकर राजा को हटा देती थी। अभी हमने बात की, आनुवंशिक पद नहीं है कि एक बार राजा बन गए तो पुत्र बनेगा। ठीक है, उसको हटाकर किसी और का चुनाव होता था, पत्ते और फूल पत्र द्वारा। ठीक है, और काम नहीं कर रहा, अगर किसी को कोई अपराध हुआ है तो राजा दंड के अधीन भी है। क्या है? पदच्युत तो है ही, दंडाधीन भी है। मतलब सभा समिति मिलकर सब क्या करेंगे, राजा को दंड देंगे। ओके, कोई खास पद नहीं है राजा, कोई विशेषाधिकार इसके पास नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्वे सर्वा राजा है, यहां पर सर्वे सर्वा कौन? सभा समिति विधत। ओके, ये तो बात हो गई राजा की। अब हम बात करेंगे विधत समिति सभा। ऊपर विधत ही है, विधत है सबसे ऊपर। विधत की जो बात की गई है, विधत, ठीक है, एंशियंट इंडिया के राइटर एनसीईआरटी के आर.एस. शर्मा, आर.एस. शर्मा द्वारा क्या माना गया कि विधत क्या थी ऋग्वैदिक काल में? विधत माना गया क्या थी? विधत प्रशासनिक और
या राजनीतिक कहें, प्राचीनतम राजनीतिक या धार्मिक संस्था थी। ठीक है, पॉलिटिकल और रिलीजियस संस्था थी। और इसी विदत से ही क्या है, सभा और समिति का क्या हुआ, गठन हुआ था। ओके, तो विदत क्या थी, प्रशासनिक और धार्मिक समिति थी, चूंकि एनसीईआरटी लेकर राय शर्मा मान्य है इनका। तो विदत राजनीतिक और धार्मिक संस्था थी और इसी से समिति और सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। अब नेक्स्ट बात करें, सभा और समिति क्या थी। हालांकि सभा और समिति के बारे में विभिन्न विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन एक विद्वान है कौन, लुडविग। इन्हीं के सिद्धांत या मत को क्या है, मान्यता है। ठीक है, लुडविग के। बहुत से विद्वान कुछ अलग अलग मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं क्या, समिति क्या थी, एक मात्र संस्था थी, और सभा क्या था, जहां अधिवेशन होता था, जन के लोग बैठ के क्या है, अधिवेशन करते हैं, जैसे आज के पार्लियामेंट में लोग बैठ के करते हैं। तो सभा का जो कॉन्सेप्ट है, आज के राज्यसभा से कुछ लोग तुलना करते हैं, और समिति का लोकसभा से तुलना करते हैं। तो कुछ विद्वान का मानना क्या, समिति क्या थी, एक संस्था थी, जैसे संसद संस्था है, और सभा क्या था, अधिवेशन स्थल था। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं सभा क्या थी, एक ग्राम लेवल पर संस्था थी, ग्रामीण स्तर पर संस्था थी, और समिति केंद्र स्तर पर, यानी यहां पर इन लोगों के पास समिति केंद्र पर है और सभा क्या है, गांव में है। ऐसा कुछ लोग मानना था। ईटा पर नाच सुने हैं, चैडविक, नाम चैडविक है, मतलब वो विद्वान नहीं है, चैडविक का मानना था कि इन दोनों में, सभा और समिति में एक ही अंतर है, क्या, कि सभा न्यायिक कार्य करती थी और समिति ऐसा कार्य नहीं करती थी। ठीक है, हालांकि ये जो बात की हमने, ये मान्य नहीं है लोग। मान किसका है, लुडविग का। लुडविग का सिद्धांत क्या था, समिति बड़ी संस्था थी। ठीक है, समिति बड़ी संस्था थी, और इस पूरे जन के जो बालिग पुरुष हैं और महिला हैं, क्या है, सदस्य हो सकते थे, बालिग लोगों की बात हो रही है। इस पूरे जन की बालिग पुरुष और स्त्री क्या है, सदस्य हो सकते थे। वैदिक काल में स्त्रियों को समान अधिकार है। संपत्ति का छोड़ दे तो संपत्ति अधिकार किसको मिलता था, पिता के बाद पुत्र को। पुत्र भी नहीं है तब जाके महिला को मिलता था। ठीक है, तो स्त्रियों को पूरी आज़ादी है शिक्षा से लेकर सारी व्यवस्था में। तो समिति में कौन सदस्य हो सकता था, बालिग पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते थे। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो होता था, समिति का अध्यक्ष कोई और नहीं, राजा ही होता था। कौन, राजा। तो याद रखेंगे, समिति का अध्यक्ष राजा होता था, सभा का अलग है, ये बात करेंगे हम, कुछ पूछा हुआ। समिति का अध्यक्ष राजा हो सकता था, और जब जब समिति की बैठक होनी है, इसके लिए अनिवार्य है कि इस समिति में उपस्थित हो। भाई अध्यक्ष है तो इसका उपस्थित होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अध्यक्ष राजा होता था। इसके सदस्य को क्या कहते थे, ये तो अध्यक्ष की बात हो गई। समिति का सदस्य क्या कहलाता था, विसह क्या कहलाता था। समिति में जो भी सदस्य होते थे, स्त्री हो या पुरुष, वो क्या कहलाते थे, विसह। ठीक है, विसह। और समिति की जो बैठक है, कुछ अनिवार्य विषयों पर चर्चा करने के लिए ही होती थी, हमेशा नहीं होती थी। अनिवार्य विषय क्या हो गए, जाहिर सी बात है युद्ध, उस समय युद्ध सबसे अनिवार्य विषय था। ठीक है, युद्ध पर चर्चा करनी हो, राजा ने कोई नियम का उल्लंघन किया है, उस पर चर्चा करनी हो, तब भी क्या है, यह उपस्थित होगा। जैसे राज्यसभा लोकसभा में स्पीकर या उपसभापति द्वारा क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उपस्थित होता ही है। ठीक है, लेकिन पीठासीन नहीं होता। उसी तरह क्या है, राजा क्या उपस्थित होना समिति में क्या है, आवश्यक है। ओके, इसका सदस्य विषय और अध्यक्ष राजा होता था। अनिवार्य विषय बात की हमने युद्ध पर और राजा के नियमों का उल्लंघन पर। ठीक है, या तो कोई और नया कानून बनाना हो, तब समिति के अध्यक्ष, समिति की बैठक बुलाई जाती थी, 3 चीजों पर। ओके, अगला जो पॉइंट है, सभा।
छोटी संस्था थी, जैसे राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है, विशेष प्रतिनिधित्व कुछ लोगों को दिया गया है, 12 सदस्यों को विशेषाधिक, ठीक है। छोटी सभा होगी तो जाहिर सी बात है इसमें वे लोग होंगे जो क्या है, कुछ विशिष्ट प्रकार का ज्ञान रखते हों। जैसे उस समय क्या ज्ञान था, विशिष्ट परंपरा और शास्त्र का ज्ञान जो रखते हैं। किसका, छोटी संस्था है, इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता था, परंपरा, वो जो जिनको शास्त्र का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों, इसमें भी और समिति में भी, फीमेल और मेल, ठीक है, पुरुष और महिला। अब इसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं सदस्य की। सदस्य सभा का आज भी यूज होता है, सभासद। वार्डों में, नगर पालिका का और पंचायत चुनाव होता है, उसमें क्या बोलते हैं हम, वार्ड में सभासद, इसको क्या बोलते थे तब भी, सभासद। और इसका जो अध्यक्ष था क्या कहलाता था, ईशान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि सभा का अध्यक्ष कौन था, सभा का अध्यक्ष किसे कहा, क्या कहा जाता था, ईशान, ठीक है। और सभा समिति क्या, प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, ईशान। और सभा सदस्य कौन हो गए, सभा सदस्य, सभासद, समिति के सदस्य विषय, याद रखेंगे विषय, ये पूछ सकता है। और अध्यक्ष राजा होता था। यहाँ पर राजा का उपस्थित होना क्या है, जैसे यहाँ अनिवार्य था, यहाँ अनिवार्य नहीं है, राजा उपस्थित रहे चाहे ना रहे, ठीक है, सभा में, ओके। इसका क्या कार्य था, सभा का जो नियम कानून बनाए गए हैं समिति द्वारा, जो प्रमुख नियम हैं उनके अनुसार क्या करना है, व्यवस्था स्थापित करना। क्या स्थापित करना, व्यवस्था सही से चल रही है या नहीं, व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है। तो ऋग्वेद में सभा के लिए शब्द यूज किया गया है, क्या शब्द है, आपत्ति, ये आपत्ति जताती थी भाई, आपत्ति, ऋग्वेद में सब सभा, आपत्ति और आवेश। तो ऋग्वेद में जो शब्द यूज हुआ है आपत्ति और आवेश किसके लिए है, सभा के लिए है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारी बातें हमारे किसके हो गई, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था से। अगर न्यायिक व्यवस्था की बात करें, एक टॉपिक और देख लेते हैं, कल खत्म हो जाएगा ऋग्वेद। न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था क्यों होती है, समाज में व्यवस्था स्थापित रखने के लिए, अपराध को रोकने के लिए। तो ऋग्वेद में अपराध क्या है, सबसे बड़ा गंभीर अपराध, पशु चोरी, पशुओं की चोरी, गायों की चोरी, किसके द्वारा, जाहिर सी बात है आर्य आपस में करेंगे नहीं, जो यहाँ के हैं दास, या जिनको लोग क्या कहते थे, आर्य लोग, अनार्य, काले और छोटे कद के होते थे। आर्य कैसे होते थे, छोटी नाक के, गोरे और लंबे। तो ऐसा आर्यों द्वारा कहा जाता था क्या, कि उनके द्वारा, अनार्यों द्वारा उनके पशुओं की चोरी की जाती थी। यह अपराध सबसे क्या था, गंभीरतम अपराध था, पशु चोरी। क्योंकि पशुपालन मेन है यहाँ पर, तो किसी को पशु चुरा लेंगे तो क्या होगा, उसका पशुपालन कैसे चलेगा भाई। तो पशुओं की चोरी क्या थी, सबसे मेन था, गंभीर अपराध था, ठीक है। न्याय व्यवस्था में धर्मण शब्द का भी यूज होता है ऋग्वेद काल में, न्याय व्यवस्था से रिलेटेड, धर्मण। और अगर विवाद हो रहा है लोगों का आपस में, तो आपसी विवाद कैसे निपटाए जाते थे, समझौते से या समाधान करके, आपस में समझौता या समाधान, उसके लिए जो निपटाता था उसको क्या कहते थे, मध्यमसी, यानी कि बीच में जो आ रहा है निपटाने, उसको क्या कहते थे, मध्यमसी, ठीक है। और ग्रामीण स्तर पर कोई निपटा रहा है तो उसको क्या कहते थे, ऋग्वेद में उसके लिए वर्ड है
ग्राम्यवादीन। ग्राम्यवादीन क्या है? आपसी समझौते निपटवाता था, लोगों का न्यायिक व्यवस्था थी, न्याय करता था। तो आज के लेक्चर में ये बात हो गई, 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक की। कल की बात करेंगे हम अगले टॉपिक्स की। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।